नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पद्मश्री राम गोपाल बजाज जी। इनके बारे में और विस्तृत से जानने के लिए चलते हैं हम अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी के पास। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। फोक ब्रेन के इस कल्चर पॉपुलर कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ पद्मश्री राम गोपाल बजाज जी हैं। उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप एनएसडी के डायरेक्टर रह चुके हैं। आप हिंदी रंगमंच के आज के समय के सर्वाधिक वरिष्ठ और सर्वाधिक विशिष्ट निर्देशक हैं, कलाकार हैं, सब चीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मिथिला से हैं, इनके मन में मिथिला के प्रति अभी भी वही प्यार है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि वो कल्चर को कैसे लेते हैं। एक जो संस्कृति कर्मी है वो अपनी भूमि से कैसे अपने आप को जोड़ता है, अपनी धरती से कैसे जोड़ता है और संस्कृति से किस तरह का सरोकार रखता है, संस्कृति से किस तरह का परिवर्तन चाहता है, समाज में वो क्या देखना चाहता है। इन सब बातों पे हम पद्मश्री राम गोपाल बजाज जी से बातचीत करेंगे। आपका फोक ब्रेन के इस कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका चरण वंदन। नमस्कार। चरण बंदन मिथिला भूमि को। सरोकार तो क्या, यूं कहना चाहिए कि हम उस मिट्टी में पैदा हुए और देह धारण करना तो अलग बात है, लेकिन संस्कार उस भूमि और वहां के वातावरण से मिला। वहां लौट करके कोई कलाकर्म तो नहीं कर पाए, लेकिन वहां की दी हुई शिक्षा और मंत्र छूटे नहीं। जकरा कहे छै घुरियात रहल घुरियात रहल घुरियात रहल। मैं कुछ बिंबों में जैसे जैसे स्मृतियां आती हैं मैं बोलूंगा, कृपया उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। जब मैं वहां की बात, जब आपका नाम कहा, मिनी भौजी अर्थात उषा किरण खान, उनके पति रामचंद्र खान साहब हमारे समकक्ष हम लोग पढ़ रहे थे पटना विश्वविद्यालय में। हमने दरभंगा चंद्रधारी मिथिला कॉलेज से पढ़ाई करी, झंझारपुर बेहट स्कूल, घोघरडिया, निर्मली मेरा गांव रहा, मेरा जन्म स्थान। मनीगाछी के पास बाजितपुर तरौनी के पास वाला, जहाँ के यात्री जी नागा बाबू, हाँ हाँ, उनका स्थान। मेरे दिमाग में मैं जो नाटक में चला आया, उसमें स्मृति में सबसे पहले शीरपुर, एक छोटी सी बस्ती रही होगी झंझारपुर के आसपास, जहाँ के तेज नारायण जी थे और वो एक यात्रा पार्टी चलाया करते थे। हम समझते हैं कि हम रहे होंगे कोई 7-8 साल के। हमारे जो पिता थे जिन्होंने मुझे पोष्य पुत्र लिया था, उनका देहांत हो गया था, तो हमारे फूफा जी वगैरह के यहाँ हमें भेजा गया था पढ़ने के लिए। तो झंझारपुर में एक जगह है नौबटोल, वहां पर गहवर में दुर्गा पूजा के समय यात्रा
नाटक होता था, उसमें वीर अभिमन्यु भी होगा, भगत सिंह भी होगा, ये सब हम लोग देखते थे, बेहट स्कूल में पढ़ते थे। तो उसका प्रभाव और भी जो आसपास घर में, और एक उस समय का नटवा नाच होता था जिसको लेकर के मूल जी सिक्का छाप बीड़ी बेचने के लिए जो नटवा तमाशा करता था, और लोग जमा होते थे चौराहे पर यहाँ वहाँ, और वो गीत गाता था, नाचता था। वो गीत था, माया के मोहक मन की क्या कहूँ कहानी परदेसी, हाय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेसी। उसी में बीच में एक जगह कहा आता है कि किससे किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा, जाने कितनी लैला को, कितनी मजनू मुंह मोड़ चले, कितनी लैला को ज्वाला में जलते देखा। और बाद में हमें यह पता चला कि यह जो लोकगीत जैसी कविता है वो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, जिन्होंने वो लिखा था, दूध दूध बहरे मंदिरों में पाषाण कहाँ है, दूध दूध ओ तारे बोलो इन बच्चों के भगवान कहाँ है। और या फिर दूसरी तरफ जब चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में गए तो पूर्णानंद दास जी पढ़ाते थे, और वहां विद्यापति सखी की पूछसी अनुभव मोय, जन्म रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, लाख जन्म दिए हिये ये राखल तैयो हिया जुड़ल लगे। नित नित तिले तिले नूतन होए, अनुराग बखानित तिल तिल नूतन होए। या अब यह जो विलक्षणता थी भाषा की, गहनता थी भावों के, अनुभव की, और निर्मली में जो, और घोघड़िया में भी दुर्गा पूजा के समय नाटक होते थे, शहीद भगत सिंह, ईश्वर भक्ति, या कोई नाटक कंपनी आती थी सुल्ताना डाकू वगैरह लेकर के। दूसरी तरफ ये वही काल है जब कोशी का प्रकोप बढ़ा, कुछ कन्हा भौगेल, और 2-2 महीने, 3-3 महीने गांव का गांव, इलाका का इलाका डूबा का डूबा रहता था। यह दशा आज तक भी उस इलाके की है, और उस समय वो इलाका जो धान का, चावल का कटोरा कहलाता था, उत्तर बिहार का, मिथिला का वह क्षेत्र, उस क्षेत्र की दशा देखकर या जानकर मन में व्यथा होती है कि हमारी आजादी हुई या नहीं हुई। ये कैसे संभव है कि 60-70 साल बीत जाएं और उसको अभी तक हम उसे सिर्फ प्रकृति का प्रकोप कहें, जबकि जलाशय बड़ा बनाया जा सकता है या था, ताकि इतना जल है हमारे पास, हमारी खेती सूखती है, या इतना जल है हमारे पास कि हमारे लोग डूब जाते हैं, दह जाते हैं। यह बात बहुत पीड़ा देती है। और ये जहां विद्यापति हुए, जहां नाट्य की और संगीत की इतनी लंबी परिपाटी रही, वहां ये चीजें और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? वहां रंगशालाएं क्यों नहीं बन रही? क्यों शिक्षा में सभी वर्ग के लोगों को शामिल करके इन चीजों का समावेश क्यों नहीं किया जा रहा? हालांकि पूरे हिंदुस्तान में ये समस्या है, लेकिन हमारा इलाका तो संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही संस्कारवान रहा है, और
वैसे देखें बिहार में तो बुद्ध को बोध बिहार में ही हुआ था। पारसनाथ पर्वत पर कहते हैं महावीर तीर्थंकर आए थे। कहते हैं कि बहुत लड़ाई के बाद लहूलुहान धरती को देखकर अशोक को वैराग्य हुआ और उन्होंने शस्त्र का त्याग किया था। ये तो इतिहास में कहीं नहीं मिलता। और हमारे यहाँ रेणु हुए जिन्होंने मैला आंचल लिखा या परती परिकथा, नागा बाबा, उसके बाद बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हास्य और दर्शन की दृष्टि से हरिमोहन झा जी का खटर ककाक तरंग। और मैं वहां से, मेरा चयन चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में खेल खेल में ही हो गया, मूढ़ी चना खा रहा था और विज्ञापन देखा और चला गया, चुनाव हो गया, इधर आ गया और इधर ही रह गया। लेकिन उधर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एक छात्र जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ, संजय उपाध्याय, और जो हमारे कुछ सीनियर्स वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन बिहार में रंगकर्म के लिए, कलाकर्म के लिए प्रांतों में चीजें बढ़ी नहीं, बढ़नी चाहिए। खैर, मैं वापस आता हूँ मेरी उन स्मृतियों पर, जिसमें मधुबनी है, मनीगाछी है, दरभंगा है, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज है, जहाँ वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी। सर, मैं लोगों की जिज्ञासा पूछ लूं? हाँ जी। मिथिला के लोगों ने मुझसे कहा कि 2006 ईस्वी में काठक बनल लोक करके एक नाटक का मंचन हुआ मलंगिया जी का, जिसमें अच्छा। आप मुख्य अतिथि बन के गए थे और आपने कहा था, मैं अब मैथिली में बोल रहा हूँ, कि हम वही दिन के इंतजार करे छी जहिया हम अपने से कोनो मैथिली नाटक के मंचित करब। 2006 में बोला था आपने सर, ये 2020 हो गया, तो लोगों का कहना है आप में यह गुण है कि आप उसको कर सकते थे। आप वो व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने अंधाजुग नाटक को अनेक भाषाओं में मंचन करके दिखा दिया, फिर मैथिली में क्यों नहीं हुआ सर? ये लोगों का प्रश्न है। हाँ, ये एक प्रकार से यह प्रश्न मेरे साथ है और मेरा खुद का भी प्रश्न है, और दूसरी तरफ यह भी है कि जिस तरह की सुविधाएं और क्षमताएं, जैसे मैंने तेलुगु में किया या असमिया में किया, क्यों नहीं हमारे बिहार में, हमारे दरभंगा के इलाके में ऐसी सुविधाएं या ऐसी चीजें क्यों नहीं हो पाती? और ये जरूरी नहीं है कि मैं करूं, कोई भी करे। वहां करने वाले लोग, वहां बेगूसराय में कुछ लोग कुछ कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को समर्थन मिलना चाहिए। वो समर्थन, क्योंकि मैं तो यह कर सकता था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होकर के, यदि मैं क्षेत्रीय पक्षपात नहीं कर सकता था, क्योंकि जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में शिक्षक या निर्देशक था तो क्षेत्रीयता तो नहीं कर सकता था, लेकिन क्षेत्र की जो दुर्बलता है उसके प्रति जो नीतिगत काम करना चाहिए वो मैंने किया, और उसके प्रभाव आपको अभी दिख रहे हैं और आगे दिखेंगे। मैं स्वयं ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एक तरह से इमोशनल अपरूटिंग था अपने परिवार और बिहार के उस इलाके से, और उसकी पूर्ति के लिए मुझे जिस तरह की आवश्यकता थी वह वहां उपलब्ध मेरे लिए नहीं था। अब और मैं अपने को तौल रहा हूं, मेरे मन में बहुत है कि वहां कुछ करूं अभी भी, और जिसमें
उषा जी ने, उषा किरण खान ने एक काव्य लिखा है, वह किसी नाटक से कम नहीं है। मैं उस अवस्था में हूँ जहाँ काव्य को भी नाटक मानता हूँ, और मूलतः नाटक काव्य ही है। उन्होंने एक लिखा है सीता माता के बारे में, जाय से पहने। अब ये यदि मैं हिंदी में करता हूँ तो वहाँ की बात पूरी नहीं होती, मैथिली में करता हूँ तो वो जितनी महान कृति है वो एक भाषा में सीमित हो जाएगी, और उसके लिए जितनी जितनी ऊर्जा और क्षमता चाहिए, मैं उस आयु क्षेत्र से क्रमशः निकलता जा रहा हूँ। आप ये ध्यान कीजिए कि मैं 81वें वर्ष में प्रवेश किया मैंने। तो अब देखिए, हालांकि इच्छा यही है, इसी कारण मिथिला की और अपनी जगह की बात सुनते ही मैं कुछ विगलित हो जाता हूँ, और जो कुछ मैं स्वतः अपने कैशोर्य और अपने युवा काल के बाद वहां कुछ नहीं कर पाया, उसकी व्यथा और पीड़ा मेरे मन में है, और उस बात का संकोच भी मैं अपनी भूमि से इसके लिए क्षमा ही मांग सकता हूं। लेकिन जो काम वहां और संभव है उसकी ओर इसलिए हाथ न खींचा जाए क्योंकि मैं वहां ना गया, क्योंकि वहां की प्रतिभाएं ऐसी हैं जो ये सब कर सकती हैं, कर रही हैं, उनको समर्थन दीजिए। मैं उनको समर्थन देने की कोशिश अपने ढंग से करता रहा करूंगा। और अभी जो दूसरे प्रश्न हैं, वो प्रश्न सांस्कृतिक तो हैं ही, लेकिन साथ साथ सामाजिक भी हैं, क्योंकि समाज में रंग संस्कृति का विकास तो तब होगा जबकि वो शिक्षा नीति का हिस्सा हो जाएगा, बाल शिक्षा नीति का हिस्सा हो जाएगा। ये अखिल भारतीय स्तर पर मैं बात करता रहा हूँ। यदि उस संबंध में आप कुछ प्रश्न करना चाहे तो हम लोग बात करें, और उसको भी सोचें कि जो यात्रा पार्टी उस तरह की जो साटा पर काम किया करती थी बिहार में, खास करके मिथिला के क्षेत्र में और जगहों पर, उन लोगों को क्या समर्थन हमारी स्थानीय संस्थाएं या हमारी नगर पालिकाएं या जिला परिषद वगैरह दे रहे हैं या दे सकते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा हो तो बात आगे बढ़ सकती है। इस पे तो मैं चाहूंगा कि आप ही कुछ प्रकाश डालें कि जो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं जब कर्नाटक में जाता हूँ और खासकर जो दक्षिणात्य जो दक्षिण कन्नड़ साउथ कन्नड़ा है वहां जाता हूँ, तो लोगों में जो पीपल्स थिएटर जिसको बोलते हैं वो बहुत एक्टिव है और लोग बहुत उसमें लगे हुए हैं, और बड़े बड़े जो सेंट्रल के जो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं मेन स्ट्रीम वो भी वहां जाते हैं, वो इससे जुड़ते हैं। तो लोगों में और स्थानीयता में एक बहुत बड़ा तारतम्य है, वो मिथिला में थोड़ी सी उसकी कमी है। हालांकि मिथिला के कलाकार जो दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, वो बहुत अच्छा है, दिल्ली वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो 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 रूट है वो रूट में भी हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए क्या किया जा सकता है जो बच्चों में कला के प्रति, जो हमारा जो नाटक का एक बहुत बड़ा विज्ञापन लगभग खत्म हो चुका है, तो इस तरह की परंपराओं को फिर से रिवाइव करें। अगर वो पर्यटन को ला सकते हैं, भूत आराधना को ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते विज्ञापन? हाँ, तो चाहे वो विद्यापत हो, चाहे हमारे यहाँ का ध्रुपद हो, या वहाँ का नाच हो, या भिखारी ठाकुर का नाट्य हो जिसको संजय उपाध्याय वहाँ करने लगे हैं, करते रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को
बिहार में होना चाहिए, लेकिन सारा कुछ गतानुगतिक और पारंपरिक ही नहीं, आधुनिक भी हो। इसके लिए आवश्यक है ना कि विद्यालय चलें ठीक से, कॉलेजेस चलें ठीक से, और उसमें इस तरह की जगहें बने। जैसे मैंने एक छोटी सी रंगशाला के नाम पर एक मंच देखा था राज दरभंगा के इलाके में, वो भी अब तो समाप्त है। जबकि मिथिला विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग भी चलता है दरभंगा में, तो उसी उसके में साथ चलता है, नाट्य मंडली। जहाँ आपने देखा तो हाँ वही है, वही विभाग है। जी जी। हाँ, तो वहां पर नाट्य मंडली क्यों नहीं चलती? इस तरह का काम होना चाहिए ना। इस तरह की मांग अगर हमारे वहां के नेताओं पर नहीं होगा तो नेताओं को क्या जरूरत है ये सब करने की? क्योंकि नाट्यकर्म तो मनोरंजन का तो है ही, लेकिन प्रश्नाकुल भी तो होती है ना। ये एक तरह से हंसते हंसाते जैसे कार्टून जना होइ छे, तो एक दूसरे की चोटी खींच देता है, किसी पर व्यंग्य कर देता है। और आज के समाज में धीरे धीरे, और खास करके नेता समाज में, तो बहुत मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना। हम इतने भयानक सामंती प्रथा से निकल करके आए हैं कि उसके सामंजस्य में समय लग रहा है, मुझे लगता है। और ये असामंजस्य मिथिला में ही नहीं, उत्तर भारतीय क्षेत्र में ज्यादा रहा है, जहां कहने के लिए कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत आजादी की लड़ाई के समय जन आंदोलन या जन भागीदारी शायद दक्षिण की जन भागीदारी से थोड़ी ज्यादा थी। अब ये विषय ऐसा है जिस पर विचार हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन ये सबको छोड़ दें। अब तो आवश्यकता है कि ये जहाँ थोड़ा बहुत कमी है, जहाँ निरक्षरता थी, साक्षरता की गई, जहाँ साक्षरता बढ़ रही है, चाहे वो उच्च वर्ण हो या कि निम्न वर्ण हो, लेकिन सभी को आगे तो बढ़ाना है। और उसमें कलाकर्म, विशेष करके ये नाट्यकर्म, यह तो बालक अपनी मातृ समाज से लेकर के आता है, घर से लेकर के आता है, जन्मना है ये वृत्ति। तो उसको लिया जाए, और जो हमारे यहाँ की मिथिला की, पूरे बिहार की जो इतिहास में और जो संस्कार में संभव है, चाहे वो लीला नाटकों से हो, नाच से हो, यात्रा से हो, भक्ति से हो, विद्रोह से हो, लेकिन उस सब के साथ साथ इसको आना चाहिए। इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, लगभग नहीं हो रहा है मैं कहूँगा। और फिर भी कमाल है कि हमारे बिहार से बहुत छात्र आए हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नाटक में। कुछ लौटे हैं, कुछ नहीं लौटे हैं, कुछ बम्बई गए हैं। जो बम्बई गए हैं बहुत अच्छा वो भी कर रहे हैं। और आज आप बम्बई को भी ये उल्लाहना तो नहीं दे सकते ना कि आप यहाँ पैदा हुए, नाटक नहीं करके आप सिनेमा क्यों करेंगे? अरे सिनेमा भी तो आदमियत का हिस्सा है, हमारी सभ्यता का, हमारे विकास का हिस्सा है। ये और बात है कि हमें बिहार वगैरह में भी इन चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए, जब वहाँ दूरदर्शन या रेडियो के कलाकार इतना अच्छा काम कर सकते थे, और उन्होंने करके दिखाया। और वहाँ के कुछ लोग गए तो उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनको गिना जाता है। जी, मैं इससे पहले कि आपने बहुत अच्छा कहा कि सिनेमा, आप एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे निर्देशक हैं जो आपने नाटक भी किया है और बहुत सारे सिनेमा में भी काम किया है। तो उससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि कोसी पर नहीं, वैसे बात मैं सिनेमा का आदमी नहीं हूँ। सिनेमा में यहाँ बॉम्बे रहता हूँ बेटे के पास, तो थोड़ा बहुत एक्टिंग वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन मूलतः मैं आदमी तो थिएटर के साहित्य। आते हैं, लेकिन कभी कभी सिनेमा में करते हैं काम, लेकिन बहुत हाँ दमदार काम करते हैं। आपके काम की लोग बड़ी वाहवाही होती है।
लेकिन मैं थोड़ा सा, आपने एक बड़ी बात बोली सर, आपने कहा कि मुझे वो कहते हैं ना, जैसे उड़ जहाज की पंछी फिर जहाज से पड़ आवे, वो आपने पुनी जो जहाज प्यार निरोमन अनंत कहाँ सुख पावे। आवे, तो आपने जो कहा रूट की बात कही, आपने जो जर की बात की, निर्मली की बात की, मधुबनी का बात किया आपने, और सीएम कॉलेज की बात की, पूरे मिथिलांचल का बात किया आपने, और उस बात में कहीं कहीं पे आपने मैथिली की जो मिठास शब्दों की फुलझड़ियां छोड़ी है, उससे ये पता चलता है कि आपको अपनी मातृभूमि, मातृभाषा और वहाँ की संस्कृति से कितना प्यार, कितना अनुराग, कितना स्नेह। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं तिनसुकिया जाता था और वहां से सदिया घाट जाता था, और सदिया घाट से मैं अरुणाचल जाता था। वो ब्रह्मपुत्र का 18 किलोमीटर का लगातार वो ट्रैक था, और उसको वहां के लोगों ने संघर्ष करके बहुत सुंदर रोड बना दिए, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी भी हमारे सहरसा में कोसी का, या और भी बिहार के अनेक क्षेत्रों में कोसी की जो कड़ा है और उसके जो वेदना है, उस वेदना से हम उबर नहीं पाए हैं। कभी कभी कुछ रोड बन जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन कोसी आपके के यहाँ ऊपर जो निदान होना चाहिए, वो निदान नहीं हो पा रहा है। तो आप वो, मैंने आपसे बात करते हैं फोन पर, तो आप कोसी की बात कहते हो, द्रवित होते हो, आपको क्या लगता है सर, क्या हो रहा है? मैं क्या कहूँ, क्योंकि हमारे ही गांव के निर्मली के एक बड़े नाटककार हैं रामेश्वर प्रेम, जिनको संगीत नाटक अकादमी ने भी, और जिन्होंने जल डमरू बाजे नाटक लिखा था, वही कोशी के तांडव पर। हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उस नाटक को किया 2008 में, और जिसका संगीत संजय उपाध्याय जी ने किया। बाद में खुद उन्होंने भी पटना में इस नाटक को किया शायद। और तो ये सब कुछ हम लोग तो उन समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षण अपनी इन कलाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि ये कलाएं सद्य राजनीतिक परिवर्तन करने वाली कलाएं नहीं हैं। इनका काम कुछ ध्यानाकर्षण और कुछ संस्कार और चेतना को जागृत करने का है, जो सदियां लेती है। जितना सरकारी फाइल चलने में जितना टाइम लगता है, उससे बहुत ज्यादा टाइम मनुष्य की चेतना को बदलने में लगता है, समाज की चेतना को बदलने में लगता है। चाहे वो स्त्री स्वातंत्र्य हो, या कि नैतिकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण हो, या कि अपनी जो दुर्बल जातियां हैं, जो वर्ण है, उसके प्रति सदाशयता लाने में। देखिए ना, गांधी लग गए, बाबा साहब लग गए, जयप्रकाश नारायण लग गए, विनोबा भावे लग गए, बुद्ध लग गए, महावीर तीर्थंकर लग गए, और अभी तक हम हमारी दुर्धर्षता, हमारी जो अपने दूसरे वर्ग के प्रति कठोरता है, अभी भी बस्ती की बस्ती जला दी जाती है। ये हम कला कर्म को, साहित्य कर्म को दरअसल वहां की चिंता अधिक करनी है, जबकि ये जो भौगोलिक परिवर्तन है, जो स्थानीय प्रशासन के परिवर्तन है, ये करना नागरिक चेतना का काम है, पॉलिटिकल अवेयरनेस का काम है, आपकी जन जागृति का काम है। जन जागृति और जो आंतरिक बोध और सद्भाव की जागृति है, उसमें थोड़ा थोड़ा भूमिकाओं का अंतर तो होगा ना कैलाश जी? जी 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 सर। अब सर, मैं तो कहा था कि मैं तो आपको सुनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप, मैंने, यू आर लाइक टीचर ऑफ उपनिषद एज, हु हैज एबिलिटी की वो विद्यार्थी के मन स्थिति को भी समझ ले और प्रश्न भी इस पर कर ले। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ सर, हिंदी रंगमंच को आप कहाँ देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
कि हम हिंदी रंगमंच में ओरिजिनल नाटक कम होता है। हम देखते हैं कि या तो हम किसी कहानी को या किसी उपन्यास को या किसी कर देते हैं। अगर इसकी तुलना बांग्ला से किया जाए, इसकी तुलना कन्नड़ा से किया जाए, इसकी तुलना मराठी से किया जाए, तो हम कहीं न कहीं छोटे लगते हैं। मध्य प्रदेश और इसकी बात छोड़ दिया जाए, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, समस्या सारी भाषाओं की एक ही है, न्यूनाधिक। हिंदी में भी बहुत नाटक लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं। 20 नाटक मेरे पास ऐसे पड़े हैं जो करणीय हैं, लेकिन करने के अवसर नहीं हैं, मंडलियां नहीं हैं। मैंने कहा ना कि हमें इससे नहीं भटकना चाहिए कि हमने अपने समाज में, अपने नगर में, ग्रामों में नाटक करने के स्थान ही नहीं बनाए। वो दुर्गा पूजा में कर लेते थे, वसंत पंचमी में कर लेते थे, जन्माष्टमी के दिन कर लेते थे। बाद में वो हमारे सामाजिक जीवन का, हमारे सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हो, इसकी स्थिति नहीं बनी। और ना ही ये स्थिति प्रचुर रूप से मराठी में है अथवा कन्नड़ में है या किसी भी भाषा में, बांग्ला में भी। वहां पर भी जो नाटक करने वाली मंडलियां हैं, उनको सरकार पर निर्भर होना पड़ता है या किसी और पर, किसी के दान पर निर्भर होना पड़ता है। वो स्वयं अपने आप में समर्थ नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि सत्कर्म एक प्रकार से पंगु होता है। सत्कर्म को शक्ति समाज से चाहिए। सत्कर्म आत्मा से तो हो सकता है, लेकिन जहां शरीर शामिल है, उस शरीर को तो सामर्थ्य कौन देगा? समाज ही। दिनकर की पंक्तियां देख लीजिए, यदि आप उसको सामर्थ्य नहीं देंगे तो वो तो चिंतनशील है। वह, उसके पास आंखें हैं, उसके पास पांव नहीं है। यह पांव समाज है, और समाज यदि पंगु हो जाए तो फिर कोई क्या करे? इस समाज को इस पंगुता से उबरना है, और इस उबरने में नागरिक को, जनचेतना को भागीदारी करनी पड़ेगी, ताकि जनचेतना से उपजा हुआ जो नेता है वो भी समझे कि इसकी आवश्यकता होगी। हमने मांग कहाँ की है? क्यों मंगाई छे जे कॉलोनी बनते तो इनमें एकटा सभागार से हुआ चाहिए, बेदरा सबके नाटक करक लेल एकटा मंच हुआ चाहिए। क्यों कही छे? क्यों मंगाई छे? क्यों नहीं पूछे छे? जे जे नाटक घर रविंद्र टैगोर के नाम से बनेबो के लिए तो ओतो जाकर के पॉलिटिकल गैदरिंग हुए लगे छे। से चेतना का तो सहती। इसके लिए थोड़ा सा, और रही बात जो आपने प्रश्न किया था कि कहानी से नाटक बनाते हैं, कविता से नाटक बनाते हैं, तो ऐसा कब हुआ कि नाटक कहानी से नहीं बना या कविता से नहीं बना? पहला नाटक, पहली लीलाएं राम लीलाएं हैं, राम पर लीलाएं हैं। राम काव्य था, महाभारत महाकाव्य था। नाटक एक तरह की ऐसी विधा है जो दर्शकों के पास जाती है, लेकिन मूल चिंतन तो कवि का है। और वह कवि चाहे अभिनेता हो, कथाकार हो, कहने वाला हो, अपनी बात को व्यक्त करने वाला होता है। तो मैं तो क्या कहूं मैं, व्यास जी से बड़ा नाटककार कौन है? इतना बड़ा महानाटक किसने लिखा है? आज तक हम महाभारत से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसलिए सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था सर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं इसका विरोध में नहीं था। मेरा कहने का मतलब था सर, मेरा कहने का मतलब था कि ये तो सही है, होना चाहिए, होता रहा है, वो भविष्य में भी हो। हम अगर तुलना करें कन्नड़ा से, बांग्ला से या मराठी नाटकों से, तो हमें लगता है कि हमसे हम उतने एप्ट नहीं हैं, हम उतनी, हमें सांस्कृतिक चेतना का वो पावर वो नहीं है, वो मैग्नेटिक एबिलिटी नहीं है जिसको मैं सिर्फ
आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी नाटकों को उनकी संख्या से ना आंकें। जिस तरह के नाटक रामेश्वर प्रेम ने लिखे हैं, नंदकिशोर आचार्य ने लिखे हैं, मोहन राकेश ने लिखे हैं, सुरेंद्र वर्मा ने लिखे हैं, या कि धर्मवीर भारती का एक नाटक अंधा युग पूरे भारतीय नाट्य साहित्य पर भारी है। एक अज्ञेय जी का नाटक जो उत्तर प्रियदर्शी है, उसको जब रतन थियम ने कर दिया तो पूरे संसार में तहलका मच गया। वो एक ही नाटक है अशोक के शस्त्र त्याग को लेकर। तो उस क्वालिटी की दृष्टि से देखें, संख्या की दृष्टि से ना देखें। और दूसरी तरफ यह देखें कि नाटक करने की जो संभावनाएं और प्रथा है वो हमारे यहाँ कम हो गई या कम रही, और हमारा इलाका मिथिला ही नहीं, मिथिला से लेकर के राजस्थान तक उलझा रहा दूसरी तरह की झंझटों में पिछले लगभग 1000 साल से। इसमें आपको देश के उस तरह के इतिहास के अध्ययन में, उसके विश्लेषण में जाना पड़ेगा। जबकि जहाँ नाट्यशालाएं बहुत तिरस्कृत थी, नाट्यशालाएं बना ही नहीं सकते आप। वापस अंग्रेजी एजुकेशन के माध्यम से, फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से जो अंग्रेजी तालीम हमारे यहाँ आई है, उसमें नाटक वापस आया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं चर्च में नाटक होते थे, मस्जिद में नाटक नहीं हो सकते थे, मंदिर में नाटक होते थे, नृत्य होते थे। ये सारे इसके बहुत बड़े कारण हैं। इसके विश्लेषण में आज तक हमारे लोग नहीं गए हैं, और अब जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान को एकत्र होकर के सारे समुदायों को इसके रास्ते निकालने हैं। क्योंकि देखिए कि अब हर समाज से नाटक में लोग आ रहे हैं, हर धर्म के अवलंबी जो हैं वो बहुत अभिनय भी कर रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें बाल शिक्षा में नाटक को और इलाकाई जो भी वहाँ का नृत्य, गान, नाटक है उसको शामिल किया जाना चाहिए, जागृत किया जाना चाहिए। और इसके लिए नगर पालिकाओं को बाध्य किया जाना चाहिए कि यदि आप कॉलोनी बनाएंगे तो उस कॉलोनी में जना एक चरागाह हुई छलिए, एक हॉस्पिटल हुई छलिए, एक विद्रा सबके पाठशाला की आवश्यकता अछि, बुलक घूरक लेल बगीचा के आवश्यकता छै, तहिना नाटक घर एक हेबाक चाही कि नहीं। सो कॉलोनी के साथ होना चाहिए। अब पाटलिपुत्र है, पटना है, एक पटना है और उसमें 2, 4, 5 छोटी बड़ी नाट्यशालाएं हैं, जबकि कॉलोनियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो हर जगह इसकी छोटी बड़ी गुंजाइश होनी चाहिए ना। ये हमारी नीति में ही, टाउन प्लानिंग में ही शामिल नहीं हुआ है, नगर पालिका की चेतना में नहीं आया है। और चेतना में लाएगा कौन? हम आप जैसे जो लोग समाज में नेता हैं। हम जो नाटक में काम करते रहते हैं, हमको कहाँ इस बात की फुर्सत है कि हम उनकी खुशामद करें, उनके पास हाथ जोड़ करके खड़े रहे। नहीं रहेंगे। आप निकाल दीजिए उन लोगों को कान पकड़ करके वहां से, कि अगर हमको संस्कृति छोड़ करके अमीर होना है तो अमीर होकर के क्या करना है? सोना खाइएगा, सोना चबाइएगा। एक कथन हम स्मरण कराते हैं, जब शायद विश्व युद्ध 2 की बात है, चर्चिल कब थे प्राइम मिनिस्टर वहां के, इंग्लैंड के, शायद दूसरे महायुद्ध की बात है। तो वहां पर युद्ध हो रहा था और किसी ने ये बात की कि मिस्टर सो एंड सो, बजट की प्रॉब्लम है, तो यह जो खर्चा हमारा हो रहा है संस्कृति और आर्ट कल्चर वगैरह पर, इस सबको बंद कर दिया जाए। तो चर्चिल ने कहा था, तो फिर युद्ध किस चीज के लिए कर रहे हो भाई? अगर संस्कृति ही नहीं रहनी है, कलाकर्म ही नहीं रहना है, साहित्य ही नहीं रहना है, तो कथिला कमावे छी, कथिला जीवे छी। जो चीज प्राथमिक होनी चाहिए वो सबसे अंतिम है।
उसकी प्राथमिकता हमारे समाज में शिक्षा की, संस्कृति की, तहजीब की, वाक चातुर्य की, वाक स्वातंत्र की यदि नहीं है तो विकास करके क्या करेंगे? किसका विकास? धन का, धन पशु का, राक्षस का? क्षमा कह लिया। नहीं ठीक है। ये तो इसलिए पॉलिसी एंड इसलिए प्लानिंग में जी 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 हाँ, और इसलिए संस्कृति संस्कृति हमारा धर्म है। धर्म चेतना एक तरह से संस्कृति है जो कि दूसरे जीव के प्रति हमें कोमल होना सिखाती है। यहाँ तो कमाल है कि हम जीव से कोमल क्या होंगे, हम दूसरी जातियों से कोमल नहीं है, हम छप्पर में आग लगा देते हैं। तो इसको संभालने के लिए और समाज की इस भयानक राक्षसीय तेवर को अगर कम करना है तो अपने शिक्षा में संगीत, नृत्य, नाट्य को ज्यादा स्थान दीजिए। हमारी आने वाली पीढ़ियां ज्यादा सुकोमल होंगी एक दूसरे के साथ। हर कुछ को हम प्रतियोगिता में लगाए दे रहे हैं, हर कुछ को हम धन और दूसरी चीजों से तौलने लग गए हैं। ये आदमी को राक्षस बनाने वाली बात है, ये अधार्मिक बात है, ये असांस्कृतिक बात है। जो बात सांस्कृतिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, वो उत्थान परक नहीं है, वह राक्षसी है। और इसको मिथिला के लोग नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको भारत के लोग नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वेद वाक्य है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात है, यहाँ असतो माँ सदगमय है, यहाँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय का बोध उपनिषदों में दिया गया था, वेद में दिया गया था। इसको जनता तक लाना चाहिए। यहाँ मेघदूत गाया गया है कालिदास के द्वारा, जिसका अनुवाद जात्री जी ने, नागार्जुन जी ने किया है। यहाँ उषा किरण खान लिखती हैं जाए से पहले सीता की तरफ से कि जाने से पहले वो राम से क्या कहना चाहती हैं, भूमि में जाने से पहले। ये हिमाकत, ये हिम्मत, ये सोच साहित्य में है, और जिस भी साहित्य में है, वह चाहे कथा में हो या नाट्य में हो, वह मंच पर लाया जा सकता है। और आज के जमाने में नाटक का वही स्वरूप नहीं रहेगा जो आज के 2000 साल पहले था, क्योंकि टेलीविजन और नाटक और सिनेमा आने के बाद हमको उतने दृश्य दिखाने की जरूरत नहीं है, पर्दा खींचने की जरूरत नहीं है। हम बोल करके भी भाषा की तरक्की से हम आपके साथ यदि तादात्म्य करते हैं, और आपके तादात्म्य के द्वारा हम कहते हैं कि भाई मान ले तो पहाड़ छे, ये एवरेस्ट छे, तो अहाँ कहो हाँ मान ले लिए एवरेस्ट छे, तो तहन की आगू बात, इससे आगे क्या? तो वो दृश्य दिखाना आवश्यक नहीं रह गया है। हमको बात कहनी चाहिए नाटक के द्वारा, हमारे समाज का, उस इलाके की चिंता, चेतना, वेदना, बोध, रहस्य, संसार के प्रति, उस आकाश के प्रति, धरती के प्रति अभी भी हम क्या सोच रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। बाकी तो ये पेट पालना ना पालना, ये सब तो हम और आप समाज में करवा लेंगे, वो एक दूसरे स्तर की लड़ाई है। पेट की भी लड़ाई है, मजदूरों की भी लड़ाई है, किसान की भी लड़ाई है, उसकी भी देखभाल होने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बाद मान ले लिए ये सबटा भ गेल, बड डकराई छी, पेट भर गेल, तो डकायर के तकरा बाद तहन की करब, की विचारब, की सोचब, की कानब, की गाय के छे, की नाचे के छे, तकर से होइ छै आनंद केनाइयो। से जे ये आनंदे नहीं है तो क्या के की हेतै? ओहन जीव से मरब नीक। हमारे जो प्लानर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, दुर्भाग्य से उनके प्लानिंग में संस्कृति कहीं है नहीं।
संस्कृति कहीं एक छोटा सा बजट, कहीं छोटी सी प्लानिंग, दोष उनका नहीं है, इसलिए कि उनको उनसे हम मांगवे नहीं करते हैं। हम उनसे मांगते हैं साड़ी, हम उनसे मांगते हैं खेसारी, तो वो आपको दे देता है क्योंकि आप वोटर हैं। तो वोटर अगर मांगेगा, नगर पालिका का, इलाके का, टोले का टोला मांगेगा कि हमारे इलाके में ये चाहिए, तो ऐसे कैसे है कि उस टोले का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो सुनेगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनेगा नहीं। हमारी जनता को आप इसके लिए जागरूक कीजिए अपने अपने इलाके को। जैसे मैं अब अभी आपसे मौका मिला बात करने का, तो मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइमरी एजुकेशन में नाटक को आना आवश्यक है, अभिनय को आना आवश्यक है, क्योंकि एक अभिनय तो वो है जो सच को छिपाता है समाज में, परिवार में, समाज में, राजनीति में, और दूसरा अभिनय वह है नाटक पर या कि सिनेमा में भी वह अभिनय भी है जो असत्य को उद्भासित करता है। वहां अभिनय वो सत्य को छिपाने के लिए नहीं कर रहा है, सत्य को उजागर करने के लिए कर रहा है, नाटक के द्वारा, चलचित्र के द्वारा, कविता के द्वारा, कविता पाठ के द्वारा, कहानी के पाठ के द्वारा। तो उसको बढ़ाइए और इसकी मांग, इसकी चेतना, समय लगेगा इसमें भी। अभी तक तो ये किसी ने सवाल ही जनसाधारण के स्तर पर कहाँ किसी ने समाज में बोला है। आप अर्थनीति की बात करते हैं, शिक्षा नीति की भी बात मोदी जी ने भी कर दी, संस्कृति की नीति के बारे में तो नहीं करते कोई कि हमारी सांस्कृतिक नीति क्या होगी, कला और संस्कृति के प्रति आपकी क्या नीति है, क्या बजट आप इसके लिए छोड़ेंगे। जो टैक्स पेयर है वो सवाल नहीं करता, आप सवाल नहीं करते, हम सवाल नहीं करते। और मुझे अफसोस है कि मुझे ये सवाल यहाँ करना पड़ा है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा जानकर है। मैं इसे आपका एक सिग्नेचर स्टेटमेंट मानता हूँ, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उत्स आपने दिया है कि आज जरूरत इस बात की है कि समाज अपनी सांस्कृतिक उत्थान के लिए सरकार से प्रश्न करे, याचना ना करे। वो कहे कि हम जहाँ पर हैं अधिकार है, पर अगर ये अधिकार है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसको ना होने देना। हाँ, षड्यंत्र के या फिर बहुत बड़ी हमारी जो हमारा जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित कर रहे हैं आप हमको। और या फिर उनकी मूर्खता है, असंवेदनशीलता है, वो जानते ही नहीं, उनको बुझले नहीं छे, उनका बुझा देवे तो हम चेते अरे एहनो होइ छे, लावा लावा कह की करब छे। लेकिन उनको थोड़ी सी मजबूरी भी तो महसूस होनी चाहिए कि हमारा वोटर है, हमारे इलाके में हमसे सवाल करेगा, कर रहा है। और ये संस्कृति भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण की खाना, जितना महत्वपूर्ण की एक साइकिल मिल जाए, स्कूल चले जाए, तो वह संस्कृति की का भी वही रिक्वायरमेंट है उनके लिए। एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और खासकर जो संस्कृति कर्मी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप संस्कृति का कार्य करते रहिए और इस दिशा की ओर भी समाज को जागृत कीजिए। जी। अच्छा, चाहे वो आदिवासी हो या जनजातीय हो या हमारे समाज में हो और आधुनिक हो, ये बहुत आवश्यक है। अब आपके यहाँ, हमारे यहाँ से पास होकर के जो लड़के गए हैं, उनको ज्यादातर ग्रांट जो मिल रही है वो केंद्र से मिल रही है, चाहे नाम मात्र के लिए मिल रही है। क्यों प्रांतीय सरकारें क्यों नहीं ये जिम्मेदारी लेती? बाकी चीजों में तो वो लोग कहेंगे कि ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। कल्चर आपका स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। बहुत बात सही बात। आपके स्टेट की कल्चर को बचाने के लिए सेंटर की जरूरत है। ठीक है सर, आपने कहा था, आपने शुरुआत किया क्या कहूँ कहानी परदेसी, और आपने कहा जब बचपन में आपने सुना तो आपको लगा कि ये फोकलोर का हिस्सा है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और आपने हमसे यह भी कहा था कि आप जब बात करेंगे, बतकही करेंगे, तो बीच में कुछ कविता पाठ भी करेंगे। तो मैं
मैं हट तो नहीं कर सकता, लेकिन नहीं मैं अच्छा अपनी मेरी बात कह इच्छा तो है। जरूर सकता हूँ। जी जी। हाँ अ, उम, या तो एक एक उषा जी की भी हो जाए और एक दिनकर अब की भी हो उषा जी की तो मेरे पास यहाँ नहीं है, अभी ये यहाँ पर साथ में। मेरे पास कुरुक्षेत्र अवश्य है जाए। या दिनकर जी का। जी अ, जी 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 कुरुक्षेत्र से मैं कुछ कुछ अंश सुना देता हूँ, जी जी जी। क्योंकि ये मैं 9वीं क्लास से पढ़ रहा हूँ, 9वीं 10वीं जी क्लास से चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में जब वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे जी पुरस्कार मिला था, और पंडित जगन्नाथ मिश्र, हाँ चीफ मिनिस्टर नहीं, जो हमारे टीचर जगन्नाथ मिश्रा जी थे, उन्होंने हाँ पूछा जी। कि बेटा तुमको तुमको पुरस्कार मिला है वाद विवाद प्रतियोगिता में, कौन सी किताब लोगे? हम्म, तो मैंने कहा मुझे कुरुक्षेत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास 25 रुपए की किताब पुरस्कार में मिलेगी, वो तो सिर्फ 2.5 रुपए की है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे पुरस्कार में कुरुक्षेत्र ही चाहिए। हम्म, तो खैर, तो ये देखिए, ये प्रश्न है दिनकर जी का। सचमुच में वो परशुराम की प्रतीक्षा लिखने वाले भी थे, और वो वही थे कि अ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती जनता है, आती है। जयप्रकाश जी के टाइम पर उन्होंने जी किया जी था। जी जी। उन्हीं का है महाभारत के बारे में। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के नौजवान। लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। अब एक बहुत चिंतनीय विषय है यहाँ। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देशमुख की लालिमा है बची जिनके टूटे सिंदूर से, कि देश की इज्जत बचाने के लिए चढ़ा जिन्ने दिए निज डाल है। ये लाल है। ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई, कि केवल आवरण उस हलाहल सी द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। ऐसे ही विज्ञान के बाद दिनकर ने आज के मनुष्य के बारे में 6ठे सर्ग में कुरुक्षेत्र के क्या कहा है। यह मनुज ज्ञानी श्रृगालों कुक्करों से हीन, हो किया करता अनेक क्रूर कर्म मलीन, वे ही लड़ती नहीं जूझते मन प्राण, साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान। कला विज्ञान भी इस महायुद्ध में शामिल हो जाते हैं। इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल वज्र होकर छूटते, शुभ धर्म अपना भूल। तो अपने धर्म को भूल करके हम हर चीज को हथियार बना लेते हैं, छूत अछूत बना देते हैं धर्म को। यह मनुष्य जो ज्ञान का आगार, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, यह मनुज संहार से भी वासना का भृत्य, छद्म इसकी कल्पना पाषंड इसका ज्ञान, यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। अब दिनकर में ये साहस था, उन्होंने ये कहा, और हम में ये साहस रहना चाहिए कि इन पंक्तियों को स्मरण करें कि हम ज्ञान विज्ञान राजनीति अर्थशास्त्र विकास सब कुछ को लेकर के जा कहाँ रहे हैं। यदि मनुष्यता ही नहीं है, हमारी करुणा ही एक दूसरे के प्रति समाप्त हो जाएगी।
तो क्या करेंगे साधनों का लेकर के। अब अहाँके आर कोनो प्रश्न अछि? एकटा और सुना दै छी। जी जी जी। कंचन को नर साध्य नहीं, कंचन को नर साध्य नहीं, साधन जिस दिन जानेगा, उस दिन सम्यक रूप मनुज का मानव पहचानेगा। ये भी दिनकर जी हैं कुरुक्षेत्र में। उस दिन होगा सुप्रभात नर के सौभाग्य उदय का, उस दिन होगा शंख ध्वनित मानव की महाविजय का। सच है मनुज बड़ा पापी है, नर का वध करता है, पर भूलो मत मानव के हित, मानव ही मरता है। इस आशा के साथ मैं उषा जी पुनः बिहार उषा, को कर और नागार्जुन याद दिलाऊं, और उषा जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वैसे तो हमारी सम्यक हैं, सहपाठन जैसी हैं, लेकिन वो उनके साहित्य में और उनके काव्य में उतनी विपुलता है कि मैं उनको प्रणाम ही करूं। उषा जी लिख रही है, मैंने हरी घास पर क्षण भर मांगा था। वो शायद क्या अच्छा, वो कह हरी रही है कि घास पर। ठंडा, हाँ, और दूसरा वो कह रही है ठंडा लोहा का कुछ सुना है। दोनों में से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। आपने पहले कहा होता तो मैं वो रखता यहाँ, वो यहाँ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ उनको अज्ञे जी याद आ रहे हैं, और अज्ञे जी मेरे लिए भी गुरु समान ही रहे हैं। तो अज्ञे जी की दो पंक्तियां दूसरे प्रसंग से सुना देता हूँ, कि जो कि बिल्कुल कोमल है। तुम्हारी पलकों का कपना, तुम्हारी पलकों का कंपना, मानो दिखा तुम्हें लजीली किसी कली के खिलने का सपना। बाकी है मेरा भी इष्ट तुम्हारे सपने का कण होना, तो वो क्षण मुझको भी दो ना। बाकी सारा समय पराया है, केवल उतना क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कपना। बाबा नागार्जुन की कुछ रचनाएं आपको याद है? वैसे ही नहीं, याद नहीं है। बाबा नागार्जुन की स्मृतियां बहुत हैं। अभी मुझे ये ध्यान में नहीं था, तो मैं अपनी किताबें साथ लेकर के नहीं बैठा, इसलिए मुझे क्षमा किया जाए। बाबा एक संस्मरण उनका जरूर सुना सकता हूँ, लेकिन विषयांतर हो जाए। सुनाए। बाबा हमको गोपाल कहते थे। मेरा नाम राम गोपाल बजाज, लेकिन चूंकि हम उनके गांव के बगल में कहीं छोटे से पैदा हुए थे, फिर दूसरे घर में पोष्य पुत्र दे दिए गए थे, तो वो मैं जाया करता था, शोभाकांत वगैरह से मुलाकात होती थी। एक बार वो दिल्ली आए और जिस कोठरी में मैं रहता था वहाँ आ गए, और पटना में मैं कोई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था। वो उन्होंने आधी सुनी और बीच में छोड़ करके चले गए, अच्छा हम अविचो फिर कहो। और 3 वर्ष के बाद एकाएक दिल्ली आते हैं, और मैं दरवाजा खोलता हूँ तो देखता हूँ कि बाबा हैं, झोरी में की सजमैन, जकरा लौकी कहै छै, सजमैन। हाँ, सजमैन लेखो।
कहलखिन जे चलो चलो एकरा सजमन को सोही कन्या के कही किछ खिचड़ी तिचड़ी बनावे छिए। अच्छा ये हो ही रहा था तब, और उस समय मैं बाबा को पढ़ूं, मैं थोड़ा बहुत टैगोर पढ़ूं, अग्गे पढ़ूं, दिनकर पढ़ूं। तो मैंने पूछा बाबा नहीं वो जो कहानी तुमने लिखी थी, तो अब मैं भूल भाल गया, 3 साल हो गए, उनको वो याद वही कट करके वो जो तुमने कहानी लिखी थी उसमें उसको ऐसे करना चाहिए। तो मन कहा अच्छा बाबा हमको बताइए कि ये जो कवि हैं वात्स्यायन जी हैं और दिनकर जी हैं और ये लोग हैं, इनमें से आपको कौन ज्यादा अच्छे लगते हैं? तो बाबा बिल्कुल गुम हो गए, चुप हो गए और क्रोध से मुझे देखा और फिर कहा हे तुम घर क्या पता जगह छो, एक गुड़ दो दो छियो। अहाँ बुझे छियै ने गुड़ केकरा कहे छे? गुड़ मतलब एक गुण, एक गुरु मंत्र दे देता हूँ कि समकालीन लोक से समकालीनक बारे में मूल्यांकन नहीं करक चाहिए। मूल्यांकन जे करक छै तो तुही एहि द्वारे जे ई क के तू ओहि व्यक्तित्व के धर्म संकट में दै छक ने। हम केकरा बारे में की कहिए कि नीक छै नहीं छै? तो हमार अपन स्थान छै, अपन विचार छै। तो मतलब समकालीन जो साहित्य कर्मी हैं, कलाकार हैं, बड़े हैं, वो अपने अपने आप में आप उसका मूल्यांकन अपने आप कीजिए, दूसरे से मूल्यांकन क्यों करवा रहे हैं? और वो भी उस व्यक्ति को जो कि स्वयं उस रचना की क्रम का सिपाही है। हाँ, बड़ा बड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो क्या कहें, लेकिन हमारे मन में कभी ये भी था कि बाबा का वरुण का के बेटे या रतिनाथ की चाची कभी करेंगे। नहीं हो सका बहुत कुछ जो बिहार का साहित्य। कभी मेरे मन में यह भी है कि कुरुक्षेत्र को ही संपूर्ण एक पाठ की तरह से प्रस्तुति की जाए। और ये सारी इसकी ओर मुझे अग्रत किया था हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी ने, जो कि हमारे अध्यक्ष थे दरभंगा हाउस में हिंदी में। रेणु जी ने भी बातें में मिला था उनसे, तो रेणु जी का काम बड़ा काम है। तो इसलिए आज यह द्विधा हटा देनी चाहिए कि रंगमंच पर लिखित नाटक ही होगा या कविता होगी या कहानी होगी या उपन्यास होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और आज ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि अभिनय का क्षेत्र क्या सिर्फ नाटक है। अभिनय का क्षेत्र नाटक भी है, आकाशवाणी भी है, दूरदर्शन भी है, सिनेमा भी है, कंप्यूटर भी है, और संसद और असेंबलीज वगैरह में और परिवार में जो नाटक होता रहता है, अभिनय होता रहता है, वो तो है ही, जिससे हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक है। एक आपने लोक की बात कर दी, आपने कहा कि आप उसके रेणु की बात कर दी आपने। रेणु तो हर चीज में लोक लाते हैं, लोकमय है रेणु। तो हाँ, आप एक बहुत लेकिन बड़े रेणु जी की परती परिकथा में जो उस इलाके का मैला आंचल से भी अधिक गहन है, खींचा है, खींचा है। आए रे करके जो कोशी की बहन भागती है चिल्लाती हुई, वो आज तक मिथिला चीख रही है ना। तो मैं आपसे मैं फोकलोर और एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, तो आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोक शैली जो है उसका नाटक में क्या भविष्य देखते हैं? लोक के बिना तो नाटक संभव है नहीं। हम अपना बोध लोक से ही लेते हैं और वो फिर उतर करके लोक हो जाता है।
और एक स्तर पर जाकर के जो लोक है, जब बहुत दिन हो जाते हैं, वो समस्याएं थोड़ी आगे बढ़ जाती हैं, फिर से शास्त्र में चली जाती हैं, तो ये लोक जो है स्थिर नहीं है। लोक शास्त्र में जाता है और शास्त्र फिर लोक तक आता है, ये चक्र चलता रहता है। तो हमें ये पहचानने में कई बार भूल हो जाती है कि ये जो अभी लोक है, अब ये लोक के लायक रह गया या अब ये समाप्त हो गया है, छीज गया है। क्योंकि फिर वो कई बार जब सतही हो जाता है, उसकी जो वो अपने समय की अंतर व्यथाओं से जब जुड़ा नहीं रहता, तो वो ऊपरी हो जाता है, छिछोरा हो जाता है और उसकी वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सतत क्रम है, क्योंकि उसकी क्षतिपूर्ति और वो ऐसा ही है जैसे कि जन्म तो होता ही रहेगा ना, जन्म तो होता ही रहेगा। जो अणु अणु परमाणु है वो पुनर्ह्रास ह्रास भी होगा और पुनर्जीवित भी रहेगा। उसका वही कंटिन्यूअम है। लोक में हमारी जो हमारा जो सातत्य है, कंटिन्यूटी है, वो लोक में है। लेकिन सातत्य के पीछे जो एक प्रेरणा और एक त्वरा है, जो ऊर्जा वहां से आती है, वो कहीं अगम से है। अब ये विषय कुछ दूसरी तरह के विमर्श का हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा था, और जो आपने कह भी दिया, मैं चाह रहा था कि आप अपने कुछ इनिशियल आइडियाज उस पर दे दीजिए, और वो आपने बड़ा ही खूबसूरत ढंग से कह दिया। उसको विस्तार किया जा सकता है। और जो सबसे बढ़िया चीज हमने ये देखा कि आप जिस मिट्टी से हैं, जिस जड़ से हैं, उससे अभी भी आपको प्यार है। आप उसके प्रति नॉस्टैल्जिक हैं। मिथिला की भूमि से आपको प्यार है, वहाँ के लोगों से प्यार है, वहाँ की संस्कृति से प्यार है, वहाँ के नाटकों से प्यार है, वहाँ के कवि से प्यार है। विद्यापति से लेकर दिनकर तक और नागार्जुन तक आपके जिह्वा में है। आप उनको बार बार याद करते हैं। आपने अपनी वाणी में हाँ, और बार बार आपने उनको याद किया है। आपको मैं बता दूं कि जो मिथिला के लोग हैं, मैथिली को अष्टम अनुसूची में रखा गया है, लेकिन अभी भी मैथिली को वहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है और वह मीडियम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है। उसके लिए भी वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो कभी अगर वो लोग आपको अप्रोच करें तो आप उनको भी मदद कर दीजिएगा, तो उनको बड़ी खुशी होगी कि आपके जैसा सशक्त ये है ना, सशक्त हस्ताक्षर, आपके जैसा दिव्य पुरुष, आपके जैसा कलाकार उनके साथ है। उनको बहुत खुशी होगी। और आशीर्वचन के रूप में आप जो भी कहना चाहें वो आप कह सकते। सीतायन के कुछ अंशों का संक्षिप्त करके आपके कोर्स में मिथिला के अंचल में अपने महाकाव्य का परिचय करना चाहिए। सीतायन बहुत पहले, शायद 1920 में या 30 में लिखा गया महाकाव्य है मैथिली साहित्य का। बहुत विशद है। शायद उषा जी उसको देख सकती हैं और देखा भी होगा उन्होंने, मैं समझता हूँ। तो जैसे रामायण है, वैसे ही एक प्रकार से शायद टैगोर ने जब ये आह्वान किया था कि भारतीय वांग्मय में, भारतीय अस्मिता में जो उपेक्षित स्त्री पात्र हैं, उनको प्राथमिक रूप से हमारे आधुनिक कवि सामने लाएं, तो उस क्रम में शायद सीतायन, साकेत, यशोधरा और भी बहुत कुछ दूसरी भाषाओं में भी उस समय लिखा गया था। और सीतायन बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, जिससे हमें
मेरे लिए तो रामायण का ज्ञान सीतायन के बिना पूरा नहीं होता। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से कि राम की छवि सीता के बिना पूरी नहीं है। ये बल्कि मैं ये कहना चाहूँ कि ये भी बड़ा विचित्र है ना कि माता सीता भूगर्भ से घड़े में पाई गई थी और राजा जनक ने उनका पालन किया था। और दूसरी तरफ शकुंतला जंगल में छोड़ी हुई मिली थी। वो अप्सरा और विश्वामित्र की बेटी थी और कण्व ऋषि ने उसका पाला था। और उनके साथ होकर के भी राजा शांतनु उनको अंगूठी के बहाने भूल गए थे, लेकिन जब उनको पुत्र हुआ तो भरत को लेकर के आए और उस भरत के नाम पर शायद भारत नाम पड़ा। तो हमारे समाज की जो विचित्रताएं हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो ये विचक्षणता है, इसके प्रतीक के रूप में यदि हम खोजें तो माता सीता और शकुंतला को बिंब के रूप में लें तो हमें अपनी संस्कृति के मूल का पता चलेगा। जी, उससे और कुछ सुनाना चाहेंगे आप उससे सीतायन से या? नहीं, सीतायन चूंकि मेरा पढ़ा हुआ है और अब काफी दिन हो गए, मेरे ध्यान में ये आया कि ये कैसे हुआ कि इसकी जानकारी मुझे साहित्य अकादमी में आकर के दिल्ली में पता चली, जब हम इसका उत्तर रामचरित कर रहे थे। मैंने देखा कि वो भी बिहार के ही कोई थे जिन्होंने उत्तर रामचरित का अनुवाद किया था संस्कृत से, और प्रसन्ना को कोई नाटक करना था। मैंने कहा कि उत्तर रामचरित क्यों नहीं करते। तो उस समय किसी ने बोला कि सीतायन भी लिखा गया है और इस पर चर्चा कीजिए आप। तो मैंने सीतायन साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी से निकाल करके पढ़ा और देखा। मैंने कहा कमाल है, हमें ज्ञान ही नहीं, हम मिथिला के हैं, कि ये वहां से लिखा हुआ था। और मिथिला में भी बहुतों को नहीं पता होगा कि ज्यादातर लोगों को कहाँ मालूम है कि सीता पर पूरा एक महाकाव्य लिखा गया है। वैसे औरतें तो सीता पर बहुत ही गीत वगैरह गाती है और हर एक गीत का अपना है। और उषा जी ने भी बहुत सारी गीतें लिखी है। तो हाँ, उषा जी, बल्कि उषा जी की चीज देखकर पढ़ करके मुझे फिर से उसका ध्यान आया था और बहुत रुलाया उषा जी के इसने। एक और महत्वपूर्ण लेखक है जिन्होंने सीता को लेकर के नाटक लिखा, वो है मामा वरेरकर मराठी के। उन्होंने भूमि कन्या सीता नाम से एक नाटक लिखा हुआ है जिसमें सीता के दृष्टिकोण से जीवन को और सारी राम अवस्था को देखा गया है। क्योंकि सीता के जाने के बाद तो राम जी अकेले पड़ जाते हैं। एक तरह से वो जीवन से विमुक्त होकर के सरजुओं में जल समाधि लेते हैं। तो समाधि तो दोनों ने ली, सीता ने ली और राम ने ली। क्या बात, क्या बात। राम का एक पक्ष यह भी है और वह भी रघुकुल की रीति है। तो आप आए सर और हमें बहुत अच्छा लगा, हम कृतार्थ हुए। और आपको अपनी धरती से इतना प्यार है, यह बना रहे। कभी समय मिले तो एक बार अपनी धरती पे जाएं। कम से कम एक नाटक मैथिली में अगर आप अपने निर्देशन में कर दें तो वह मील का पत्थर हो जाएगा। लोग उसको बहुत याद करेंगे।
और उषा जी कह रही है कि सीता पर लिखने के बाद आपने जो कहा तो उषा जी ने राम पर भी लिख दिया है। तो अच्छा। तो एक वो उषा जी के कलम में जादू है, वो बहुत ही सरस्वती बस्ती है, तो वो लगातार वो लिखती वो रहती। वो भी हैं, और उनके घर में एक राम है ना, रामचंद्र खान शर्मा। वो हाँ। हमारे समवर्ती थे और बहुत डांटते थे हमको। जब हम अच्छा। कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़ते थे तो बहुत बहुत ज्ञान भी देते थे। और तो हाँ। मैं उस सारे के बीच में कैसे उषा जी सब कुछ संभालती होंगी और करती होंगी, वो भी हम अनुमान कर सकते हैं। तो उनकी आज्ञा सिरोधार्य। आप ये कोरोना काल के बाद मुझे मिथिला की भूमि इस बात का बल दे तो हो सकता है। मेरे मन में तो कहीं कहीं गहन में इस बात का बड़ा दंश है कि मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। और इसमें एक व्यक्ति को साथ लिए बिना भी नहीं कर पाऊंगा मैं, वो मेरा संजय उपाध्याय। लेकिन संजय उपाध्याय को बिहार वो स्थान पता नहीं कब देगा जो कि उसको दिया जाना चाहिए। ये खैर। सब कमी है। हम वहाँ बिहार के लोगों की भी जो कमी है कि हम अपने कलाकार को, अपने जो हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको उतना सम्मान देने में कहीं चूक जाते हैं। तो इसका उनको तो आप सम्मान बाद में देंगे, पहले इस कर्म को सम्मान दीजिए ना। आप एजुकेशन एजुकेशन और कल्चर का आपका बजट ही जो होता है, टोटल बजट का 1% भी नहीं होता, 2% जी भी जी नहीं जी, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी वापस करना होता। पड़ता है कि जब कल्चर जबकि है वो इसको बाद में देख लेंगे ऐसा करके। सबसे ज्यादा पिछड़ा और अनावश्यक उसी को माने हुए हैं। जी, जी। जबकि वह अन्याय करने का फल हमारा समाज और हमारे राष्ट्र ने, देश ने 1000 साल से भुगता है। और आज भी आप एजुकेशन को और कल्चर को इग्नोर करेंगे तो उसका दंश तो भुगतना पड़ेगा इतिहास में। इतिहास में नहीं, आने वाले भविष्य में। इतिहास तो बच चुका। जी जी जी, सही कहा। तो सर बहुत बहुत आपने धन्यवाद आपका। और आपको पाकर ये जो हमारा फोक ब्रेड का जो पटल है वह धन्य हो गया, वह पवित्र हो गया। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं, करना नहीं भी नहीं नहीं चाहता। आपने जो दिया है, अगर मैं धन्यवाद के शब्द कह दूं तो वे छोटे पड़ जाएंगे। तो आपको पुनः जो मैंने शुरू किया था फिर वही कहता हूँ, गुरु तुल्य हैं आप, चरण स्पर्श आपका, आपका ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। भविष्य में इसी बात को लेकर अगले कड़ी की बात करेंगे। अभी तो कहते हैं ना, वो आइस ब्रेकिंग, इट वाज एन आइस ब्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग। और हाँ हाँ दूसरी बार शायद हम किसी विस्तार को कह पाए, शायद हम आ, आ, वो दिनकर, वो नागार्जुन या और लोग कविता विद्यापति के कुछ पदावली, वहाँ के लोक की कुछ रचनाएं आपसे सुन पाए, और उसके बारे में जो आपके मन में जो आपके जो ऑल्सो मन के जो ऐतिहासिक क्षण है, वहाँ के जो बीते हुए पल है, उस मेमोरी राम को वृक्ष आप कनेक्ट जन्यपुरी, करके चाहे राम वृक्ष पूरी को भी कर पाए, तो वो एक चतुर्भुज। बहुत बड़ा काम हमारे लिए होगा। और आपको प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और कल पद्मश्री के मोहम्मद आएंगे, और वो बटेश्वर जो मंदिर है, 100 मंदिरों का संकलन है, और उसको कैसे वहाँ के डाकुओं ने सुरक्षित किया, उस पर एक बहुत ही सारगर्भित आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ उस पे वो बात करेंगे। हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि कल आप लोग आए, और अगर आपके पास भी समय हो तो मैं
जरूरत कर सकता हो, वो आपको कह सकता हो कि आप भी आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, फिर कल मिलते हैं।